तो सबसे पहली बात तो कंपटीशन एक अकेला ऐसा कम्युनिटी इंटरेक्शन है जहाँ माइनस माइनस होता है, यानी दोनों ही स्पीसीज का डिग्री इन फिटनेस होता है, ठीक है। रही बात निक ओवरलैपिंग इज द बेस ऑफ कंपटीशन इन नेचर, है ना। और कंपटीशन से सामान्यतः स्पीसीज का एक्सटेंशन नहीं होता। इट में अकर सम टाइम व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी रिसोर्स लिमिटेड होंगे कंपटीशन होगा तो स्पीसीज का एक्सटेंशन हो जाएगा, बट नॉट ऑलवेज। इसका एक एग्जांपल वो गैलापागोस आइलैंड पर जो ग्रेजिंग गोट्स थे और अबेंडन टोटोइस थे, उसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मैं उसकी टेक्निकल चर्चा करना चाहता हूँ साहब, ठीक है ना। दूसरा, कंपटीशन एक्चुअल में लीड्स टू द कंपटीशन इज द पोटेंट फोर्स इन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। ये भी मैंने लास्ट में डिस्कस कर लिया था कि प्लांट्स एंड हर्बीवोर स्पीसीज आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन द कार्निवोर स्पीसीज, क्योंकि उन दोनों की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो कार्निवोर की तुलना में ज़्यादा होती है साहब। ये मैंने बता दिया था। कंपटीशन दो तरह का होता है, इंटरफेरेंस कंपटीशन, एक्सप्लोरेटिव कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब होता है व्हेन द कंपीटिंग स्पीसीज फिजिकली इंटरफेयर ईच अदर, है ना, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द ईच अदर फाइटिंग, ठीक है, बट इट इज नॉट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट इन नेचर। एक्सप्लोरेटिव कंपटीशन कंज्यूमिंग द शेयर्ड रिसोर्स एंड कंपीटिंग विद ईच अदर, मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट इन नेचर। दो तरह का है, इंट्रा स्पेसिफिक जो मैंने बताया आपको। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तो बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। नेचर में ज़्यादा कॉमन क्या है, तो ज़्यादा कॉमन है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और यही इंपॉर्टेंट है। जब डार्विन कहते हैं कि कंपटीशन इज द पोटेंट फोर्स इन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, तो डार्विन किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो डार्विन बात कर रहे हैं साहब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल हमने लिया कि ये जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, इट में बी अकर्स इन द क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, इट में अकर्स इन द डिस्टेंट रिलेटेड स्पीसीज। तो जैसे एग्जांपल लिया था हमने शेलो अमेरिकन जो लेक्स हैं, साउथ अमेरिकन जो लेक्स हैं, तो वहाँ पर ये आ जाते हैं फ्लेमिंगोज। तो फ्लेमिंगोज और वहाँ के जो नेटिव फिश स्पीसीज हैं उनके बीच में कंपटीशन फॉर द कॉमन फूड जूप्लैंक्टन। प्लांट्स स्पीसीज में ये होता है फॉर कॉमन रिसोर्स लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सोइल, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स के लिए। एनिमल स्पीसीज में ये होता है फूड एंड स्पेस के लिए, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक, टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट कॉमन इन नेचर। गोस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गोस लॉ। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो ये कहता है व्हेन टू स्पीसीज आर कम्पीटिंग फॉर कॉमन रिसोर्स द कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल एलिमिनेट्स द इंफीरियर स्पीसीज फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। एंड फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द लॉ। ये LAW लॉ है भाई साहब, है ना, और ये सिद्धांत है। तो सिद्धांतों से तो डिगा जा सकता है, लेकिन जो लॉ है, नियम है, प्रकृति का कानून है, तो ये ब्रह्म वाक्य है, ये ब्रह्म सत्य है। तो नॉट टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निक इंडेफिनेटली। एनसीईआरटी में दोनों को मिक्स करके, तो वो भी अभी आप समझेंगे कि कैसे गोस ने कहा था। तंत्र की बात ये है बच्चों, बस इनको मैं थ्योरेटिकली बोल देता हूँ, फिर अपन इसको समझेंगे कि कंपटीशन में तीन चीज़ें होती हैं। कंपटीशन में तीन चीज़ें होती हैं क्या? कंपटीशन में तीन चीज़ें होती है। एक तो होता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, एक होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, और एक होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। और इन तीनों के ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इन तीनों के ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। वो अबिंगडन टोर्टोइज वाला जो एग्जाम्पल है वो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल है। एक वो रॉबर्ट मैकआर्थर का प्रयोग है वर्बलर्स का, तो वो रिसोर्स पार्टीशनिंग का एग्जाम्पल है। और कॉम्पिटिटिव रिलीज तो बार्निकल, बेलानस, चैथेमेलस के बीच में जो है, तो वो कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तीनों की हम चर्चा करेंगे। और ये तीनों के तीनों जो हैं ये क्या दिखाते हैं, ये तीनों के तीनों ये दिखाते हैं कि द निक इज मल्टी डायमेंशनल, nick is hyper volume. The species can able to change the dimension of its nick, or the species can able to change the volume of its nick. ये तीनों यही दिखाते हैं। मैं अभी थ्योरेटिकली बोल देता हूँ। जैसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब क्या, तो अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूँ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब क्या, तो इन कॉम्पिटिशन व्हेन द स्पीसीज नाइदर एबल टू ऑक्यूपाई द फंडामेंटल निक नॉर द रियलाइज्ड निक, ना तो स्पीसीज हासिल कर पाए फंडामेंटल निक और ना ही ऑक्यूपाई कर पाए रियलाइज निक, इट विल लीड्स टू कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। रिसोर्स पार्टीशनिंग, इन कॉम्पिटिशन व्हेन द कॉम्पिटिंग स्पीसीज लीव द फंडामेंटल निक एंड ऑक्यूपाई द न्यू रियलाइज निक, फंडामेंटल निक को त्याग करके एक नई रियलाइज निक हासिल कर ले, दैट विल लीड्स टू द रिसोर्स पार्टीशनिंग। एंड व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव रिलीज?
competitive releases. In competition, in the absence of competing species, the other species leave the realized nick को छोड़ करके occupy the fundamental nick. Leave the realized nick and occupy the fundamental nick. And this will leads to the competitive release. अगर मैं कंपटीशन के सिग्निफिकेंस की बात, ये सब दिखेगा आपको, अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ थ्योरेटिकली, फिर अभी दिखेगा आपको। इसको समझने के लिए हमको गोस का प्रयोग समझना पड़ेगा। गोस के प्रयोग का एनसीईआरटी में जिक्र है और जिक्र नहीं भी है। गोस और ऐसा लिखा हुआ है एंड अदर इकोलॉजिस्ट। तो एक्चुअल में गोस का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो एक तरीके से भागवत गीता है, सब कॉम्पिटिशन की भगवत गीता है गोस का एक्सपेरिमेंट। और गोस के प्रयोग को बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने भी किया, दूसरे वैज्ञानिकों ने भी दोहराया। और ये जो शब्द हम कहते हैं गोस लॉ, गोसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द एक्चुअल में गोस ने खुद ने नहीं दिए थे। जो दूसरे इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बाद में गोस को रिडिस्कवर किया था, तो उन्होंने ये शब्द दिए थे। और मैं आपको इतना सा कह सकता हूँ बच्चों की सीरियसली, मतलब आप कहीं भी पढ़ लीजिए इकोलॉजी, ये वाला पार्ट तो मतलब इकोलॉजी जो एक टेक्निकल इकोलॉजी है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। नॉनसेंस बात की जा रही है, इकोलॉजी को फैकोलॉजी समझा जा रहा है और फालतू की बकवास की जा रही है। और एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं बता दूँ आपको, कुछ भी समझ में नहीं आता, जीरो। क्योंकि अगर आपको गॉस का प्रयोग नहीं पता ना, तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ना, आप कुछ समझ ही नहीं सकते उसको। तो आइए जरा गॉस के ही प्रयोग की हम चर्चा कर रहे हैं, गॉस के प्रयोग से ही हम ये समझेंगे, ठीक है। गॉस ने जो प्रयोग किए थे, जीएफ गॉस, ये वही है फिजिक्स वाले, ये और बता दूं मैं आपको, ये वही है फिजिक्स में भी है ना, वो गॉस रशियन इकोलॉजिस्ट है, ये वही है, ये अलग नहीं है। ये गॉस, ये वही गॉस है भाई साहब। पहले ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बोर्ड नहीं चलता था भाई साहब। पहले तो भाई साहब अरस्तु साहब जो हैं वो सब की बातें कर रहे थे, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, जूलॉजी की, बॉटनी की भी, सब पुराने लोग। हाँ वही है भाई साहब, अलग नहीं है, वही गॉस है ये फिजिक्स वाले, ठीक है ना। हाँ वही गॉस है। हाँ, और पहले नहीं होता था ऐसे। पहले साइंटिस्ट सब तरफ जो है छोटे छोटे प्रयोग किए उन्होंने, लेकिन वो आगे चल करके पूरा विज्ञान का उन्होंने परिदृश्य ही बदल दिया भाई साहब, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है यार कि बायोलॉजी पढ़ने वाले के दिमाग में फिजिक्स नहीं आती। जैसे हमारे श्री जगदीश चंद्र बसु हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी उनको कहा जाता है। तो वो क्या थे, वो तो फिजिसिस्ट थे, वो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, लेकिन आप देखिए उनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है ना, श्री जगदीश चंद्र बसु साहब। तो ऐसे थोड़ी है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई फिजिक्स वाला बायोलॉजी नहीं करेगा, बायोलॉजी वाला फिजिक्स नहीं करेगा। ये बात अलग है कि बायोलॉजी वाले को फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स वाले को बायोलॉजी आ जाती है, बायोलॉजी वाले को फिजिक्स नहीं आती। ठीक है, तो जो है ये वही गोस हैं, और इन गोस के प्रयोग की हम यहाँ चर्चा करेंगे। आइए जरा, गोस ने 1930s में एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर उनको रिडिस्कवर किया था हार्डिन साहब ने 1960 में। और जो है यार सच है यार, उसमें क्या है यार, ठीक है ना। तो आओ जरा गोस के प्रयोग की चर्चा करते हैं। गोस के प्रयोग की चर्चा करने के पहले एक बार फिर से वापस हमें जो है ये थोड़ा ध्यान रखिए, उन्होंने पैरामीशियम की 3 प्रजातियों को अपने प्रयोग में लिया था। और ये जो पैरामीशियम की 3 प्रजातियां हैं, 3 स्पीसीज ऑफ द पैरामीशियम, they are competing for each other for the common resource. And what is that common resource? That common resource is food. And what is that food? Food is the bacteria. यानी ये पैरामीशियम किसको फीड करते हैं, तो ये पैरामीशियम फीड करते हैं सब बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो बैक्टीरिया फंजाई इसको ग्रो करने के लिए ओट मील लिया था, ओट, जई का आटा। ओट्स आजकल बड़ा लोकप्रिय, मैं भी अभी दूध में ओट ही खा रहा था। बच्चे पूछते सर ये दूध में आप क्या खाते हो मिला करके, है ना, तो मैं ओट्स ही खा रहा था। तो ये जो ओट्स होते हैं, उन ओट्स का उन्होंने आटा लिया, उस आटे को गुद करके खुले में छोड़ दिया। ऐसे आटा गुद करके आप खुले में छोड़ दो 1-2 दिन, तो उसमें अपने आप बैक्टीरिया फंजाई लग जाते हैं। तो ये इसलिए बताना जरूरी है। बच्चों को भी ऐसा लगता है कि जो पैरामीशियम है वो आटा खा रहा है, आटा नहीं खा रहा, उस आटे में जो बैक्टीरिया फंजाई है उनको खा रहा है सब, ठीक है ना। आ जाओ इधर वापस से एक बार हमको वो फंडामेंटल जो निक वाला है, मैं फिर एक बार याद दिला दूँ। निक कहते ही भेजे में 3 बात, फंक्शनल रोल इन कम्युनिटी, हाउ दिस इज क्रिएटेड, रिसोर्स यूटिलाइज, कंडीशन इट टॉलरेट्स, ठीक है। ट्रॉफिक निक, स्पेटियल निक, ट्रॉफिक निक निक ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेटियल निक निक ऑफ द हैबिटेट। फिर हचिंसन ने कहा कि निक इज मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम,
चाहे ट्रॉफिक निक हो चाहे स्पेटियल निक हो, इट में बी फंडामेंटल निक, इट में बी रियलाइज निक। फंडामेंटल, द निक ऑक्यूपाइड इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। रियलाइज निक, निक ऑक्यूपाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। 3 प्रजातियां थी जिसको उन्होंने अपने प्रयोग में लिया, पैरामीशियम ओरिलिया, पैरामीशियम क्वाड्रेटम एंड पैरामीशियम ब्रूसेरिया। ठीक है, पैरामीशियम ओरिलिया, पैरामीशियम क्वाड्रेटम एंड पैरामीशियम ब्रूसेरिया। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ यार आपको, 11:30 बजे के आसपास बताता हूँ ना, अभी तो। तो देखिए, ये इकोलॉजी में कन्वेंशन है बच्चों कि जब आप किसी प्रजाति का फंडामेंटल निक दिखाते हैं तो उसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से लिखा जाता है। फंडामेंटल निक को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जब आप रियलाइज निक दिखाते हैं तो रियलाइज निक को इस तरीके से कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कन्वेंशन है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? ये कन्वेंशन है कि फंडामेंटल निक को इस तरीके से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा और रियलाइज निक को जो है इस तरीके से कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ दिखा दिया साहब। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं किसको, तो पैरामीशियम ओरिलिया को। रेड कलर से हम दिखा रहे हैं पैरामीशियम क्वाड्रेटम को, और ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं हम इस पैरामीशियम ब्रूसेरिया को। ठीक है, आ जाओ इधर। तो पहला प्रयोग, अब इधर आ जाइए भाई साहब, पूरा भेजा यहाँ चाहिए आपको, मजा आएगा मतलब। और जिन्होंने मेरे से कभी पहले इकोलॉजी नहीं पढ़ा, कोई हैं ऐसे जिन्होंने मेरे से पहले इकोलॉजी नहीं पढ़ा, तो उनको तो मजा ही आ जाएगा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनका तो एक बार रिवीजन चल रहा है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा ना तो उनको तो मजा ही आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले प्रयोग में इन तीनों प्रजातियों को सेपरेटली लिया। ये 3 टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें ये आटा है, ये ओट मील है, ये जई का आटा है। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा ना तो उनको तो मजा ही आ जाएगा, और मजा आ भी रहा होगा। जब से हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी शुरू किया है तो मजा आ भी रहा होगा। अलग ही नजरिया होगा आपका चीजों को देखने का, समझने का, है ना। चलिए आ जाइए इधर। तो ये तीनों में ओट मील है। ओट मील में क्या है, अरे यार ओट इकोलॉजी लिख दी मैंने यहाँ, ओट मील था, ये ओट इकोलॉजी लिखने में आ गया। ओट मील विद बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है ना। हाँ, बी एफ नहीं है, ये बी एंड एफ है। बी मतलब बैक्टीरिया, एफ मतलब फंजाई, है ना। चलिए आ जाओ इधर, बी एफ नहीं है ये। तो जो है क्या नाम से, बैक्टीरिया फंजाई के साथ ओट मील था, और फिर इन्होंने क्या किया, सेपरेट लिया। यानी इस टेस्ट ट्यूब में तो किसको छोड़ा, ये नीला रंग है ना, तो इसमें छोड़ा किसको, ओरिलिया को। इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में किसको छोड़ा, तो इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में छोड़ा पैरामीशियम क्वाड्रेटम को। और इस तीसरी टेस्ट ट्यूब में छोड़ा किसको, तो इस तीसरी टेस्ट ट्यूब में छोड़ा पैरामीशियम ब्रूसेरिया को। ठीक है, आ जाओ इधर। 15 दिन के लिए उन्होंने इसको कंटिन्यूस वॉच किया। ठीक है, और हर दिन का उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया कि अब इधर ध्यान दो जेबा, इधर ध्यान दो। ठीक है, उन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया और हर दिन का उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया कि किस तरीके से पैरामीशियम की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। 15 दिन बाद क्या पाया साहब, 15-16 दिन का प्रयोग था और हर दिन का उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया कि पॉपुलेशन डेंसिटी पैरामीशियम की किस तरीके से बढ़ रही है। 15 दिन बाद क्या पाया, तो 15 दिन बाद पाया कि इन तीनों ही स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी। इन तीनों ही स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी, और ये तीनों के तीनों पूरे टेस्ट ट्यूब में फैल गए, यानी पूरे आटे में फैल गए, और तीनों के तीनों फीड कर रहे थे बैक्टीरिया फंजाई को इस पूरी टेस्ट ट्यूब में। तीनों के तीनों पूरे टेस्ट ट्यूब में फैल गए और तीनों के तीनों फीड कर रहे थे बैक्टीरिया फंजाई को इस पूरी टेस्ट ट्यूब में। तो अब मुझे बताओ इससे क्या समझ में आया उनको, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या पता चला इससे, इस प्रयोग से क्या पता चला, किस बात का आइडिया लगा भाई साहब, इस प्रयोग से किस बात का आइडिया लगा।
इस प्रयोग से किस बात का आइडिया लगा? फंडामेंटल निक। शाबाश। व्हाट इज द फंडामेंटल निक? द निक ऑक्यूपाइड इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। वे सेपरेटली लिया, और यहाँ दोनों निक की बात की जा रही है। स्पेसिफिकली यहाँ बात की जा रही है ट्रॉफिक निक की, क्योंकि यहाँ कंपटीशन फूड के लिए है। तो ट्रॉफिक निक की बात की जा रही है कि साहब किसको फीड कर रहा है, कहाँ फीड कर रहा है, कब फीड कर रहा है। तो पूरी टेस्ट ट्यूब में फीड कर रहा है। किसको फीड कर रहा है? बैक्टीरिया फंजाई दोनों को फीड कर रहा है। समझ गए? ये ट्रॉफिक निक की बात की जा रही है। और ट्रॉफिक निक में जब आपने सेपरेटली लिया तो आपको आइडिया लग गया किसका? तो आपको आइडिया लग गया साहब फंडामेंटल निक का। तो इससे उनको समझ में आया कि इन तीनों प्रजातियों का जो फंडामेंटल निक है वो सेम है। दे कैन फीड द बैक्टीरिया फंजाई इन होल द टेस्ट ट्यूब। क्लियर है? इस प्रयोग में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आ गया प्रयोग? अब आगे बढ़ते भाई साहब, अगले प्रयोग पर आते हैं भाई साहब। अगले प्रयोग में उन्होंने क्या किया? कंपटीशन को स्टडी किया, और यहाँ उन्होंने लिया दो प्रजातियां, पैरामीशियम ओरिलिया एंड पैरामीशियम क्वाड्रेटम। उन्होंने पैरामीशियम ओरिलिया को चैलेंज किया, पैरामीशियम को, तो वही ओट मिल विद बैक्टीरिया फंजाई। ठीक है। और साहब इसमें उन्होंने छोड़ दिया किसको? पैरामीशियम ओरिलिया को, पैरामीशियम क्वाड्रेटम। ठीक। 15 दिन बाद क्या देखते हैं? अब जरा गौर से देखो, पहले मैं पूरा प्रयोग बताता हूँ थोड़ी देर। 15 दिन बाद क्या देखा? रिजल्ट उनको क्या मिला कि द पैरामीशियम ओरिलिया वाज द ओनली सर्वाइवर, यानी यहाँ जिंदा बचा था सिर्फ पैरामीशियम ओरिलिया। देख सकते हैं हम, नीला नीला डॉट है यहाँ। एंड इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज्ड, इस ओरिलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ी। एंड इट लीड्स टू द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑफ पैरामीशियम क्वाड्रेटम। पैरामीशियम क्वाड्रेटम। अब देखो यहां पर दो तीन बातों की चर्चा करेंगे। और इस प्रयोग के आधार पर ही गोस ने कहा था, इस प्रयोग से ही जो निष्कर्ष गोस ने निकाला उसी को हम कहते हैं गोसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो इस प्रयोग से ही उन्होंने निकाला था। सबसे पहली बात तो दो प्रजातियां, क्वाड्रेटम एंड ब्रूसेरिया ओरिलिया, जिनका फंडामेंटल निक सेम है, बोलो यस और नो, वो एक ही हैबिटेट में आ गए। तो अब इन दोनों का निक ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? और निक ओवरलैप हुआ तो दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ। तो पहले तो मुझे बताओ जल्दी से कि कंपटीशन ये कैसा है, इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक? पहले तो बताओ, इंटर स्पेसिफिक या इंटरा? इट इज इंटर या इंटरा? इट इज इंटर या इंटरा? तो इट इज इंटर। भाई दो अलग अलग प्रजातियां हैं ना। ये आदित्य राय लिख रहा है आ। अरे भैया, पैरामीशियम इज जीनस, ओरिलिया इज स्पीसीज। तो ये दो अलग अलग क्वाड्रेटम इज स्पीसीज। ये देखो आदित्य राय अभी भी इंटर राय कह रहा है। रबोट, ये तेरे को सेम प्रजातियां दिख रही है क्या? बेटा, बोटेनिकल नाम में दो, इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एनी जूलॉजिकल और बोटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम हैव two words. The first word represents the genus and the second word represents the specific epithet. So the paramecium is genus, species is Aurelia, species is Quadratum. So these are the same species or different species? These are different species. So this is inter or intra? This is inter. ठीक है? About. ठीक है? और जो है क्या नाम से
मैंने कहा ना आपको, इंट्रा कुछ भी नहीं होता है यार, इंट्रा पे किसी ने स्टडी भी नहीं किया, इंट्रा का कोई ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंस भी नहीं है। ठीक है, भूल जाओ आप इंट्रा को, ठीक है ना, भूल जाओ आप। आ जाओ सर। अच्छा, तो इंटरस्पेसिफिक हो गया। इंटरस्पेसिफिक में ये कौन सा कंपटीशन है, एक्सप्लोइटिव है कि इंटरफेरेंस है? ये कैसा कंपटीशन है? एक्सप्लोइटिव कंपटीशन है कि इंटरफेरेंस कंपटीशन है? पहले तो बताओ, एक्सप्लोइटिव है कि इंटरफेरेंस है? जल्दी जल्दी, एक्सप्लोइटिव और इंटरफेरेंस। एक्सप्लोइटिव। ऐसा थोड़ी उठा उठा पटक रहे हैं यार, कुश्ती लड़ने में लगे हुए हैं, अपना अपना फील कर रहे हैं। ठीक। तीसरी बात, क्योंकि ये लेबोरेटरी कंडीशन में है तो यहाँ रिसोर्स लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? यहाँ रिसोर्स लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अंडर लेबोरेटरी कंडीशन है तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। पहला पॉइंट मैंने कहा था कि निक ओवरलैपिंग इज द बेस ऑफ कंपटीशन इन नेचर, और यहाँ आप वो होते हुए देख रहे हैं कि इन दोनों प्रजातियों का निक ओवरलैप हो रहा है और निक ओवरलैप हो रहा है तो कंपटीशन हो रहा है। यहाँ कंपटीशन का परिणाम क्या हुआ? जो सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने की, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने की, वो ये है कि 15 दिन बाद क्या देखते हैं कि सिर्फ यहाँ जिंदा बचा था ओरिलिया, क्वाड्रेटम खत्म हो गया था। और गौर से देखो कि ओरिलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी तो बढ़ी और क्वाड्रेटम की घटी। अब जरा गौर से देखो, अगर आप यूं देखा जाए तो भाई साहब ओरिलिया का प्लस लग रहा है ना, ओरिलिया का प्लस लग रहा है कि नहीं लग रहा, और क्वाड्रेटम का माइनस लग रहा है ना। और हमने तो कहा था कंपटीशन इज माइनस माइनस, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ओरिलिया का तो प्लस लग रहा है और उसका माइनस लग रहा है क्वाड्रेटम का, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों का ही माइनस माइनस है, यहाँ दोनों का ही माइनस माइनस है। दोनों का ही माइनस माइनस है मतलब क्या? ये कैसे? तो सबसे पहले तो इसको समझो आप, ठीक है ना। ये दोनों का माइनस माइनस कैसे है? मैंने क्या कहा, उन्होंने हर दिन का रिकॉर्ड मेंटेन किया कि पहले दिन कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी, क्वाड्रेटम की कितनी बढ़ी, ओरिलिया की कितनी बढ़ी या घटी तो कितनी घटी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे बात, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, पूरा भेजा चाहिए तब समझ में आएगी बात। क्या पाया घोष ने कि पहले दिन से लेकर के 8वें दिन तक ओरिलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी तो बढ़ रही थी और क्वाड्रेटम की घट रही थी। ध्यान से सुनना, यानी जब तक दोनों साथ थे ओरिलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही थी, क्वाड्रेटम की घट रही थी, और 8वां दिन आते आते क्या हुआ, क्वाड्रेटम बिल्कुल खत्म हो गया। 8वें दिन के बाद भी ओरिलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही थी। तो अभी तक आपको ये लग रहा है ना कि ओरिलिया का प्लस है और क्वाड्रेटम का माइनस है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ध्यान से सुनना, पहले 8 दिन जो ओरिलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की रेट थी वह कम थी। पहले 8 दिन ओरिलिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की रेट थी वह कम थी। किसकी तुलना में कम थी, किसके कंपैरिजन में कम थी? जब ओरिलिया को लिया गया था सेपरेटली। जब ओरिलिया को लिया गया था सेपरेटली। समझ में आई बात? अब जरा गौर से देखो कि जब दो प्रजातियां साथ में हैं, कंपटीशन चल रहा है, तो अब बताओ ओरिलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ तो रही थी, लेकिन उसकी जो डेंसिटी बढ़ने की रेट थी वह कम थी। किसकी तुलना में कम थी? जब ओरिलिया को लिया गया था सेपरेटली। तो बताओ ओरिलिया का माइनस हुआ कि नहीं हुआ? ओरिलिया का भी माइनस और क्वाड्रेटम का तो माइनस है ही सही। और इसके आधार पर ही तो कहा कि कंपटीशन इज माइनस माइनस, प्लस माइनस इंक्रीज इन फिटनेस, डिक्रीज इन फिटनेस। ये जनसंख्या वृद्धि क्या है? ये फिटनेस ही तो है। समझ में आई बात? पहले पूरा समझो आप, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी लाइन पढ़ूंगा आपको, फिर आपको लगेगा कि यार कपाट खुल जाएंगे आपके दिमाग के। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो ओरिलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो बढ़ी पहले 8 दिन जब तक क्वाड्रेटम जिंदा था, वह बढ़ने की रेट कम थी। किसकी तुलना में? जब ओरिलिया को लिया गया था सेपरेटली।
रिमेनिंग 8 दिन जब क्वाड्रेटम खत्म हो गया तो फिर ओरिलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी तब भी बढ़ रही थी, लेकिन अब जो ओरिलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही थी वह रेट सेम थी। किसके साथ सेम थी? जब ओरिलिया को लिया गया था सेपरेटली। तो अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि क्वाड्रेटम का भी माइनस माइनस, ओरिलिया का भी माइनस माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? दोनों का माइनस माइनस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ यहां कंपटीशन का परिणाम क्या हुआ? तो यहां कंपटीशन का परिणाम हुआ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हुआ किसका? क्वाड्रेटम का। जो ओरिलिया था उसकी फीडिंग एफिशिएंसी हाई थी, वो बहुत तेजी से बैक्टीरिया फंजाई को फीड कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि क्वाड्रेटम को खाने को मिला ही नहीं और धीरे धीरे क्वाड्रेटम 8 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। और इससे गॉस को यह समझ में आया, जिसको हम कहते हैं गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। When two species are competing for a common resource, the competitively superior species will eliminate the inferior species from the competition. कौन कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर साबित हुआ? कौन कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर साबित हुआ? जल्दी बताइए, कौन कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर साबित हुआ? ओरिलिया या क्वाड्रेटम? ओरिलिया। ओरिलिया कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर साबित हुआ। अब यहां एक और फंडामेंटल बात पकड़ लो जो आगे काम आएगी। इसका मतलब क्या है? किसे कहते हैं कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर? कौन होता है कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर? तो कान खोल के सुन लो, टेक्निकली इकोलॉजिकली कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर कौन? तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर वो जो अपनी फंडामेंटल निक को ही बना ले अपनी रियलाइज्ड निक। दिस द फंडामेंटल निक ऑफ ओरिलिया, दिस द रियलाइज्ड निक ऑफ ओरिलिया। कौन होता है कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर? कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर वो होता है जो अपनी फंडामेंटल निक को ही बना लेता है अपनी रियलाइज्ड निक। और ये काम आएगा, ठूंस लो भेजें इसको अच्छे से, जो अपनी फंडामेंटल निक को ही बना लेता है अपनी रियलाइज्ड निक। और किसका हो जाता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन? The species which can neither able to occupy the fundamental nick nor the realized nick. जब कंपटीशन में कोई स्पीसीज ना तो ऑक्यूपाई कर पाए फंडामेंटल निक और ना ही कोई ऑक्यूपाई कर पाए रियलाइज्ड निक, इट विल लीड्स टू द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। जैसे कि यहाँ क्वाड्रेटम का हो गया। क्वाड्रेटम neither able to occupy the fundamental nick nor the realized nick and it leads to the competitive exclusion. बोलो समझ में आया?